नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम बाबू मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य दर्शन कार्यक्रम। जैसा कि मैंने वादा किया था कि स्वास्थ्य दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता रहूंगा, उसी क्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर RML IMS इंस्टीट्यूट के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनुज कुमार पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आप यहाँ पे बड़े कोशिशों के बाद पधारे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हम लोग को कोशिश करते हुए कि आप आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसी से आपकी व्यस्तता हम लोग को तो एहसास हो ही गया है और लगता है कि बहुत बिजी रहते हैं। ये सेक्टर ही ऐसा है कि जिसमें बिजी रहना पड़ता है। आपके लिए मैं यही कहूँगा कि हम लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर को, तो मुझे लगता है कि धरती पे इस दुनिया में 2 भगवान होते हैं। पहला जो माँ होती है, जो पेट से जन्म देती है, दूसरा वो जो डॉक्टर जो अपने हाथ से किसी को जन्म देता है। ये जन्म देने की प्रक्रिया 2 लोग करते हैं, दोनों को हम भगवान मानते हैं। एक को सब कोई जानता है जो माँ होती है, दूसरा कोई एहसास ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो इलाज कराना, अपनी बीमारी का उपचार ढूंढना सिर्फ यहीं तक सीमित रहता है और उसका काम निकल जाता है, वो भूल जाता है। मुझे लगता है कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को एक भगवान के स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा जन्म देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आप यहाँ पर पधारे हैं। कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। आपसे मैं पहला सवाल यही करूँगा कि 2 तरह के बीमार लोग आते हैं अस्पताल में। एक वो जो बीमारी लेके आते हैं अपने द्वारा खरीदी हुई, जो गुटखा, पान मसाला, दारू, सिगरेट के माध्यम से खरीदते हैं। दूसरा वो जो उनको प्राकृतिक रूप से मिलता है। दोनों का उपचार करना डॉक्टर का धर्म होता है और वो करते भी हैं। आपका क्या कहना है इस पर? आपकी बात बिल्कुल सही है राम जी। कुछ बीमारियां जो आपने कहा प्राकृतिक रूप से, उसे अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो हम बोल सकते हैं हेरिडिटरी डिजीज होती है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड डिजीज है, या उसके माँ बाप से बच्चे को मिल गई, वंशानुगत हो गई, तो उसे हम हेरिडिटरी डिजीज में कह देंगे, या प्राकृतिक रूप से उसको मिल गई। दूसरी आपने जो कहा कि सच बात है, आ बैल मुझे मार, कि हमने गुटखा खाया, तंबाकू खाया। OPD में यहाँ वहाँ हम लोग आए दिन देखते हैं कि अगर आपने मरीज से पूछा कि भैया आप गुटखा खाते हो, दांत दिखाओ, तो बोलेगा मरीज कि नहीं मैं गुटखा तो नहीं खाता हूँ। जब आप उसका दांत देखोगे तो वो दांत उसके बता देंगे कि वो गुटखा खाता है और कितने दिन खाया है। कुछ लोग बड़े प्यार से बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब अब नहीं खाता हूँ, बहुत पहले खाता था। तो अब आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल अपने जीवन के गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, तंबाकू, धूम्रपान में अगर उड़ा दिए तो 30 साल, 40 साल का समय आपके शरीर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अब उसके बाद अगर आपने छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है कि उससे आपको नुकसान होगा। अब छोड़ दिया है तो इन कंपैरिजन जिसने ज़्यादा दिन तक पिया है, अभी भी पी रहा है, उससे तो उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा ही होगा, उसकी बीमारी को कंट्रोल करने में, उसकी बीमारी के लक्षणों को कम करने में। दूसरी बात जो प्राकृतिक रूप से कही है या जेनेटिक रूप से कही है, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एक चेस्ट की बीमारी है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या है, पहले लोग बोलते थे कि ये तंबाकू जनित रोग है, स्मोकिंग की वजह से होता है। अब आजकल क्या है कि वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन पहले हमारे यहाँ खुद इंडिया में ही टॉप 10 जो सिटीज़ थी वो इंडिया की पॉल्यूटेड सिटीज़ में थी, अब वो कम हुई हैं और नंबर्स भी कम हुए हैं। तो बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण कर लीजिए, ढेर सारा लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो उन सब चीज़ों से धूल, धुआं, मिट्टी, गंदगी प्लस पेस्टिसाइड्स वगैरह का सबके ऊपर हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। तो हमें भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है, जगह कम बच रही है, हमने इंडस्ट्रीज ज़्यादा सारी लगा रखी हैं, तो लोग पेस्टिसाइड्स का यूज अच्छे से कर रहे हैं। तो उसकी जगह पे फिर हमें कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो उसकी जगह पे बीमारियां, उसकी वजह से दूसरी तरह की चीज़ें, वायु प्रदूषण हुआ, लोगों को सांस की कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। उसी में जैसे अभी मैंने COPD का नाम लिया था वो है। तो हमें पहली बात तो जब मरीज़ हमारे पास आता है या डॉक्टर्स के पास नॉर्मली जब मरीज़ जाता है तो डॉक्टर इसीलिए बोला जाता है कि 1-2-3 चीज़ें होती हैं कि आपके सिम्टम्स देखे जाते हैं, आपके लक्षण क्या क्या हैं, प्लस फिर उसी के बेसिस पे आपकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर साहब लोग अच्छे से समझ पाते हैं या जानने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट इसकी बीमारी कुछ दिन पहले की है या बहुत दिनों से है, जेनेटिक्स के थ्रू मिली है, उसके पेरेंट्स से मिली है, कि
उसने गुटखा बीड़ी पान या जो भी चीज़ें की हैं तो उस हिसाब से की है, तो दोनों ही केस में इलाज किया जाता है और ये चीज़ समझने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके किसकी वजह से इनको बीमारी हुई थी। अगर डॉक्टर ये समझ गया तो इलाज थोड़ा सा जल्दी अच्छी तरीके से हो जाएगा और जी। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा लक्षण के आधार पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई लक्षण ही नहीं होता है, लाइक हिडन डिजीज है, अंदर होता रहता है कुछ ना कुछ, डायल मचलता है, वो पता नहीं चलता है और अचानक से एक दिन बम की तरह फूट के निकलता है कि आपको तो ये हो गया है। उनसे कैसे बचा जाए? इसमें एक्चुअल में ना जो आप कह रहे हैं हिडन डिजीज, या आज की डेट में अगर आप बात करें तो छोटी से छोटी एज वाला 30 साल 32 साल वाले को भी डायबिटीज हो जाती है या किसी भी तरह की बीमारी। पहले ये था कि ये बीमारी ओल्ड एज की बीमारी है, 50 साल के बाद होगी, 30 साल के बाद होगी, लेकिन अभी जो मैंने वही बोला कि बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन, रात भर लोग स्क्रीन टाइम बढ़ा दिए हैं, लगातार लोग भागा भागी ज़िंदगी में पड़े हुए हैं। कभी कोई सुबह खा ले रहा है तो फिर रात के 12 बजे खाना पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, सब आवाधावी भरी ज़िंदगी में। किसी भी तरह से चीज़ों को थोड़ा सा ये है कि कभी भी किसी को स्ट्रोक आ सकता है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर ये हम कहें कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर या मेंटल डिसऑर्डर्स की बात, डिप्रेशन और एंजाइटी की बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं कि किसी का पता चला कि हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में बच्चा है, उसके 98% मार्क्स आए, अब उसको टेंशन हो गई कि उसके दोस्त के तो 99% आए, मेरा 1% कम रह गया, उसकी वजह से वो टेंशन में हो गया। देखोगे आप तो अच्छे खासे खा पी रहा है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अंदर से वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। अच्छा खासा आदमी चल फिर रहा है आजकल, तो अभी हम लोगों ने 4-6 महीने या लगभग शायद साल भर की घटना हुई होगी कि 1-2 अच्छे खासे मशहूर टीवी एक्टर वगैरह लोग, एक्टर्स लोग जिम कर रहे हैं, जिम करते हुए उनको अचानक से अटैक हुआ या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, तुरंत हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो ये तो आज की भागम भाग जिंदगी में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर बचाव की बात करें तो बचाव के बेसिस के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप अच्छे से खान पान करें, अपना समय से सोएं, समय से उठें, योग प्राणायाम करें। और दूसरी चीज़ जो आज की डेट में हो सकती है, जो मुझे समझ में आती है कि सब लोगों को, जैसे पहले कोविड के समय पे था, लोगों के घर में, किसी के पास भी, गांव में भी लोगों के पास थर्मामीटर या पल्स ऑक्सीमीटर, छोटी मोटी चीज़ें, गर्म पट्टी या बैंडेज, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लेकिन कोविड ऐसी महामारी आई कि सब डॉक्टरों ने, लोगों ने बोला कि भैया कम से कम अपने घर में एक थर्मामीटर रखो, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट रखो, एक वेट मशीन रखो। तो कुछ नहीं तो पहले क्या होता था गांव में या अभी भी शहरों में भी हर जगह, लोग जब 4-6 महीने 1-1.5 साल में बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है भैया कितना वजन है, तो कहेंगे डॉक्टर साहब 2 साल पहले नपाए रहे 50 किलो रहा, कहे खड़े हो जाओ, तो कहे भैया 70 किलो वजन है। तो 2 साल पहले या 6 महीने 1 साल में 20 किलो वजन बढ़ गया है। तो 20 किलो वजन बढ़ा है तो वजन के साथ डायबिटीज हुई होगी या ओबेसिटी बढ़ी होगी, हाइपरटेंशन हुई होगी, या और भी कोई भी बीमारी हो सकती है। तो पता ही नहीं चल पाया। रोज जो आदमी रोज एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि वजन कितना ही बढ़ा हुआ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका बर्थडे होता है तो आप बर्थडे में दूसरों के यहाँ जाके, अनाथ आश्रम में जाके वहाँ पे लोगों के साथ मनाइए। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, कुछ लोग कुछ और अच्छा काम करते हैं, ठीक, कुछ लोग अपने परिवार के साथ जाके पार्टी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बर्थडे पर कुछ मत कीजिए, अपने सारे परिवार के लोगों का जाके ब्लड टेस्ट करवाइए। अभी हमारे आपके यहाँ एक मानसिक धारणा होती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने को आपने 4-5 बीमारी बताई कि सर 10 दिन से सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रही है, थकान लगी रहती है, पेट साफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, नींद अच्छी नहीं आती, तो आप जितनी समस्या बताओगे डॉक्टर उतनी दवाइयाँ आपको लिखता चला जाएगा। अगर वहीं पे अगर आपने ज़्यादा बीमारियों की लिस्ट बना दी और आपने ये बता दिया कि मुझे ये महीने भर से हो रहा है, 20 दिन से हो रहा है, 15 दिन से हो रहा है, तो डॉक्टर बोलता है कि ब्लड के कुछ टेस्ट करा लो, यूरिन सैंपल करा लो, ये XYZ कुछ 4-5 तरह के रिपोर्ट्स कर दी। अब आप जब रिपोर्ट्स लेके आते हो, रिपोर्ट सपोज कर लो कि सारी नॉर्मल है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही जाता है कि हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टर ने हमारा इतनी सारी जाँच करा दी। न कि ये खुश हो कि आदमी की हमें पता चल गया कि इसके 2 साल पहले, 4 साल पहले, या पता नहीं कब हमारा ब्लड टेस्ट हुआ था। चीज़ें आज की डेट में हमारी सारी चीज़ें सही हैं। आपने अभी कहा डॉक्टर साहब कि स्क्रीन टाइम शब्द से ध्यान में आता है कि आज कल के परिवेश में, आजकल के समय में, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, बच्चों में ज़्यादा, युवाओं में और आजकल तो वृद्धों में भी देखा गया है कि वो रील्स के बड़े फैन होते हैं। जी हाँ, वो स्वैप करते रहते हैं और देखते रहते हैं तरह तरह की चीज़ें। और गूगल ने भी कुछ ऐसा कमाल कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने या कहें कि AI ने कर दिया है कि जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ मुझे वो बार बार देता रहता है।
इसके फेर में वो समझ नहीं पाते हैं कि वो 3 घंटे से देख रहे हैं या 5 घंटे से देख रहे हैं। पता चलता है कि माता जी ने दूध रखा था 1 गिलास की, बेटा बहुत गर्म है अभी थोड़ी देर में पी लेना, थोड़ी देर बाद में वो दही बन जाता है, मतलब ठंडा ही नहीं होता, वो दही बन जाता है, इतने समय तक रखा रहता है वो क्यों? क्योंकि वो रील ही देखते जा रहे हैं, उनको समय ही नहीं मिला उससे। डॉक्टर साहब, स्क्रीन टाइम बढ़ते जाता है इसकी वजह से, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इससे क्या साइड इफेक्ट है लोगों को, इससे क्यों बचना चाहिए और कितना नुकसानदायक है ये आजकल के लोगों के लिए? देखिए, बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम आज की डेट में बहुत ही चिंता का विषय है जी। स्क्रीन टाइम कह लें, हम टेलीविज़न पे बिताया जाने वाला समय कह लें, मोबाइल में कह लें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसी के साथ में एक दूसरा शब्द आया अंग्रेजी में डिजिटल वेलबींग, कि आप डिजिटली कितना अच्छे से या डिजिटली किस तरह से आप इक्विपमेंट्स का, गैजेट्स का आप कितना इस्तेमाल कर पा रहे हो या कर रहे हो जी। अभी मैं बच्चों से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ, शोध की बात करूँ, तो आंकड़े ये बताते हैं कि 1 साल तक का बच्चा हमारे कंप्यूटर से, मोबाइल से, इंटरनेट से, या स्पेशली छोटे बच्चों के लिए कार्टून, यूट्यूब से कुछ भी नहीं सीख सकता है। वो सीखेगा तो माँ बाप या रहन सहन देख के थोड़ा बहुत, जो भी चीज़ें ये साइंस कहती है। दूसरी बात, आपने भी घरों में लोगों के यहाँ देखा होगा, छोटा बच्चा है, मैं अपनी एक बात बताऊं तो मैं एक बार एक घर में गया हुआ था, वहाँ पे कोई फंक्शन था, एक छोटा सा बच्चा 4 या 5 साल का रहा होगा, वो 2-2.5 घंटे से मैंने देखा लगातार मोबाइल में, यूट्यूब में अपना कोई फेवरेट गेम या चैनल या कुछ देख रहा था। कुछ टाइम बाद उनके माता पिताजी का मोबाइल उन्हें लगा कि उन्हें कुछ फ़ोन पे बात करनी थी या फ़ोन डिस्चार्ज होने लगा, तो माँ बाप ने फ़ोन छीन लिया, तो बच्चा रोने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद खान पान स्टार्ट हुआ, जैसे हमारे यहाँ होता है कहीं पे भी, तो जैसे ही खाना खाने की बात हुई, तो बच्चे को जब उसके माता पिता खाना खिलाने लगे तो बच्चा रोने लगा। अच्छा। कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने ही पूछ लिया क्यूरियोसिटी से कि भैया ये क्यों रो रहा है, कि कह रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब तो 2-2:30 बज रहे हैं, खाना खा लेना चाहिए। तो बच्चा, उसके पिताजी बोलते हैं कि ऐसा है कि ये इसको ना इस यूट्यूब पे ये वाला मैं कार्टून चलाऊंगा तो ये कार्टून देखता रहेगा, हाँ, और तभी ये खाना खाएगा। बिल्कुल। तो हमने आज अपने बच्चों की ये हालत कर रखी है। तो अगर सोचे तो इसके लिए क्या वो 4 साल का बच्चा जिम्मेदार है या माँ बाप जिम्मेदार हैं? इसके अलावा अगर कुछ कहें तो 18 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं वो नॉर्मली डिजिटल स्क्रीन के फेर बदल में आए जाते हैं पूरे दुनिया भर में। भारत की बात करूं तो 65% भारतीय ऐसे हैं जो खाना खाते समय टेलीविजन पक्का देखते हैं। अच्छा। उसके अलावा 2 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो अच्छा खासा वो मोटापे का शिकार हो सकता है। अच्छा। उसका पोस्चर आप लगा कभी भी देखे होंगे, बच्चा अगर टेबल पे बैठा हुआ है या कुर्सी पे बैठा है या बिस्तर पे है तो टेढ़ा मेढ़ा होके, जैसे अगर ऐसे करके देख रहा है या ऐसे करके देख रहा है, तो जैसे भी आपने भी कहा था ना कि 3 घंटे तक देखते रह गए, उसके बाद पता चला कि दूध जल के फट गया या दूध का दही बन गया। लेकिन तो ये सारी चीजें, सवाल आता है, हाँ, अन्यथा न लीजिएगा, कि अगर टीवी देखने से मोटापा बढ़ता है तो पतले आदमी को तो देखना चाहिए, जो कि उनका जो चाहते हैं ना कि हम थोड़ा हेल्दी हो, उसके विषय में भी बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, ये जोक सपाट के लिए सही है, मैं उसका कारण बताता हूँ। है क्या, मोबाइल या आप टीवी देख रहे हैं, आज की डेट में मैं नाम नहीं लूंगा, कई सारे फूड ब्लॉग्स हैं या फूड डिलीवरी एप्स हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मुझे भी आए दिन ईमेल आती है कि आज 10 तारीख या 5 तारीख हो गई, आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई, पार्टी करते हैं, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, आज कुछ अच्छा मंगाइए और आप मैच देखिए। ऐसे ही जब आप मोबाइल या लैपटॉप या टेलीविज़न देख रहे होते हो तो कई तरह के फूड ऐप्स, कई तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये खाना है। जी। तो आप सोचिए, आपको आपके बच्चे को बर्गर, पिज्ज़ा और अलग अलग तरह के विदेशी आइटम्स खिला के उसको मोटा या मैदा करके करना है, या अपना यहाँ की सात्विक चीज़ें या जो भी दाल चावल रोटी सब्जी है जिसको जो पसंद है वो खाना है। एक चीज़ तो ये है कि उससे देख के बच्चों को खाने के प्रति जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है उसके प्रति उनकी थोड़ी सी लालयता या उनको खाने का लालच ज़्यादा हो जाता है, मन ज़्यादा करता है। इसके अलावा जब लगातार वो देख रहे होते हैं तो उनके अंदर वो ग्रेलिन नाम का है, एक एडिपोलिप्टिन टाइप के 2 केमिकल्स होते हैं, उनका स्राव ज़्यादा होता है, तो नींद कम आती है। तो टीवी से, कुल मोबाइल या टीवी से डायरेक्ट मोटापा जिम्मेदार नहीं है। आप ज़्यादा टाइम तक टीवी देखते हो और खाने के ऐप्स देखते हो, कुछ लोग आजकल कई तरह के ऐप्स देखते हैं, लोग गेम्स देख रहे होते हैं, उस गेम्स के थ्रू ही अपना वो पता चला 4 घंटे 6 घंटे का रूटीन, वो वैसे ही कुछ लोग टास्क देते हैं, गेम्स में अलग अलग तरह के चीज़ें होती हैं, तो उसी हिसाब से बच्चा या लोग या जो भी कहो आप, उसी हिसाब से प्रेरित होते चले जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर उसकी वजह से हम कम सोते हैं, ज़्यादा खाते हैं,
ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, तो वो कुल मिला के सारा कुछ हमारे शरीर पर ही जाता है और हमें मोटापा प्रदान करता है। इसी में अगर मैं एक बताऊं आपको, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, उन्होंने इस बच्चों के स्क्रीन टाइम के लिए कुछ अपने अनुमान दिए या गणित बताई। वो बोले कि अगर 0 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा है तो वो 10 से 20 मिनट तक टीवी देखे या स्क्रीन टाइम उसका हो तो ठीक है। 2 से 5 साल का बच्चा है तो 20 से 30 मिनट तक चलेगा, और फिर 5 साल से 7 साल तक के बच्चे के लिए आप 3 घंटे तक का टाइम दे सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई भी टीवी देख रहा है तो दिक्कत वाली बात है। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ज़्यादा सोने का समय निर्धारित किया जाता है। जब 5 साल से 7 साल तक के बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए यह है कि थोड़ा सा वो आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो अपना उछलना कूदना घूमना टहलना इस तरह से चीज़ करें। इसके अलावा आप जो भी कह रहे थे कि इसको कैसे कम किया जाए, तो कम करने में कुछ 4-5 चीज़ें हैं। एक तो सबसे अच्छी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैं आपको बोलना भूल गया, जैसे ही बच्चा रो रहा होता है, जो शुरू में बच्चों को आदत आखिर में पड़ती कैसे है, बच्चा शुरू में रो रहा होता है तो माँ बाप ने मोबाइल चालू किया, बच्चे के सामने रख दिया। अब बच्चा स्क्रीन में कुछ भी ऑनलाइन, अभी जैसे आपने बोला कि माताजी रील्स देख रही थी, दूध का दही बन गया या दूध बाहर उबल के निकल गया, उसी तरीके से बच्चे को आपने पहले दिया, बच्चे को लत लगी, थोड़ी सी आदत लगी। अब जब भी बच्चा रो रहा है आपने सेलफोन पकड़ा दिया है, माताजी अपना काम कर रही हैं। चाहते हैं कि बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, जो बच्चा है छोटा है उसके पास 2 ऑप्शन है। एक है कि भौतिक परिवेश में खेले कूदे, और एक है कि मोबाइल में वो देखे वो भौतिक परिवेश को वो नहीं लाइक कर रहा है, वो मोबाइल में क्या ऐसा वो दिख जाता है जो वो लाइक करते हैं और उससे चुप हो जाते हैं, और ऐसे मम्मी पापा के साथ घर में खेलना कूदना नहीं पसंद करते हैं। बच्चों में ऐसा क्यों हो जाता है? पहले एक्चुअल में था क्या, अगर शुरुआती लेवल से देखें, पहले क्या था कि घर में दादाजी होते थे, दादी होती थी, 2-3 चाचा जी लोग होते थे, बुआ होती थी, ठीक है, बहनें होती थी, छोटे 2-4 भाई बहन होते थे, बड़ा परिवार होता था 10, 15, 20 लोगों का। आजकल एक घर में मुश्किल से मम्मी है, पापा हैं, एक बच्चा है, या मम्मी पापा 2 बच्चे हैं, एक बहुत हुआ तो बहन हो गई या भाई हो गया, तो भाई बहन अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो मेरे कहने का कुल मिला के मतलब ये है, परिवार छोटा हो गया है। मम्मी को अपनी जॉब करनी है, पापा को अपनी जॉब करनी है, बच्चे के लिए समय थोड़ा सा कम रह गया है, एक चीज़। दूसरी बात, बच्चे को भी उस छोटी सी उसमें सारी की सारी दुनिया, या पता नहीं अलग अलग, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी सोचने की क्षमता, उसकी समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उसको आप भी देखेंगे, कुछ भी कैसे भी उल्टे सीधे प्रश्न, क्योंकि उसको पता बहुत कम होता है, क्यूरियोसिटी उसकी कुछ भी होती है, वो कुछ भी आपसे पूछता है, कुछ भी करता है, तो उसको छोटी सी दुनिया में सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा आजकल गेम्स और बहुत सारी चीज़ें जो ये बनी भी हैं, इस तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी को देखते हुए इस तरीके से बनाई भी गई हैं, थोड़ा सा कि बच्चों में इंटरेस्ट आए। कई सारे आपने कभी कभी, मुझे याद नहीं आ रहा इसमें गेम का नाम, कि ऐसे गेम्स होते हैं कि 10 साल 12 साल वाला बच्चा वैसे ही गेम देखता है, फिर गेम्स में उसको टास्क दिए जाते हैं, उसको काम दिए जाते हैं, वो रियल वर्ल्ड में उसी तरीके से उस तरह से वो काम करता है, तो वो पता चला कि बच्चा ना हो कि वो रोबोट वाले काम की तरह चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। बचने के लिए क्या है कि सबसे बड़ी बात, आपको अपने घर में, अभी जैसे मैंने बोला था कि स्क्रीन टाइम के साथ एक वर्ड है डिजिटल वेलबींग। आपको अपने किचन में, अपनी गाड़ी में, 4 व्हीलर में, कार में, अपने बाथरूम में, आजकल लोग बाथरूम में भी आप देखिए आधा घंटे 20 मिनट बिता रहे हैं, तो भैया सेलफोन लेके, पहले सुनता था मैं कि न्यूज़पेपर लेके जाते थे, अब लोग सेलफोन लेके चले जाते हैं। तो इन सब जगहों पे, इसके अलावा आप डाइनिंग टेबल पे जहाँ बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं, या फिर आपका डाइनिंग रूम जहाँ 4-5 लोग घर के सभी लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप डिजिटली फ्री जोन कीजिए, वहाँ पे कोई भी सेलफोन, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज करेगा। डॉक्टर साहब, बीमारियां तो बहुत हैं और इसके इलाज के तरीके भी बहुत, विधाएं बहुत खोजी गई हैं इलाज के लिए, जिसमें से कई विधा है, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है। तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, मुझे जो लगता है, जो मैंने अनुभव किया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वो खुद को अपने आप से ठीक करने की कोशिश करता है जी। उसके बाद अपने भाई को या घर में दिखाता है, फिर रिश्तेदारों को दिखाता है, फिर वो बंगाली बाबा के पास जाता है। जब हर जगह से उसको इलाज का जो है उससे फ़ायदा नहीं मिलता है, तब वो एक उचित डॉक्टर के पास जाता है। तो क्या आपका क्या कहना है इस पे, आप क्या सुझाव देंगे? क्या ये ठीक है या डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है, और कौन सी पैथी ज़्यादा अच्छी है? देखिए, जो आपने कहा ये बात तो सही है कि पहले आदमी खुद से खुद का इलाज करता है जी। फिर आस पास पड़ोस वालों से, फिर ओझा वैद्य
के पास जाता है, या बंगाली बाबू जिसको भी आप कहिए। जी। फिर जब उसे लगता है कि नहीं अब तो 4 महीने 6 महीने से मैं परेशान हो गया हूँ, तब वो बड़े अस्पताल में, या पहले छोटे अस्पताल में जाएगा फिर बड़े अस्पताल में जाता है। इसी वजह से, या यही एक बहुत बड़ा कारण भी होता है कि कई बार जो छोटी बीमारियां हो सकती थी, या छोटी बीमारी थी शुरू में, उसका इलाज शुरू में ही हो गया होता तो वो छोटी ही रह जाती, बड़ी ना होने पाती। लेकिन 4-6 महीने, साल भर, 2 साल विलम्ब हो जाने से वो बीमारी बड़ी हो जाती। अब बात करते हैं, आपने कहा पैथी कौन सी अच्छी है, तो पैथी में एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथ, अभी माननीय मोदी जी के शासनकाल में आयुष को भी लेके यूनानी और ये सब चीज़ों पे भी अच्छा खासा नाम गाम चल रहा है। अगर हम कहें कि कौन सी अच्छी है पैथी, तो ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन सी अच्छी है या कौन सी खराब है। तीनों पैथी या सारी पैथियों का अपना अलग अलग काम है, अलग अलग। जैसे मैं कहूँ एलोपैथी तो मॉडर्न मेडिसिन के बेसिस पे ये काम करती है। इसमें आपके बीमारियों के कारण पर जोर दिया जाता है, जिससे आपकी बीमारी के कारण उसके सिम्टम्स कम हो सके, बीमारी ठीक हो सके। कई तरह के केमिकल्स, रसायन, उन सब चीज़ों से ये वाली पैथी या इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नॉर्मली हम आप पैरासीटामॉल, डिस्प्रिन, कई तरह की टैबलेट्स यूज करते हैं, कई तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। अगर बात करूँ मैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद जो है वो भारतीय प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। इसमें हम शरीर के मन, तन, हर तरीके से ओवरऑल एक सही करने का इलाज या प्रयास किया जाता है। होम्योपैथी में भी लगभग आपकी टोटल इलाज, या फिर इसमें ये कहा जाता है क्योर लाइक्स क्योर करके, उस प्रिंसिपल पे काम करती है कि अगर किसी चीज़ को खाने से आपको कोई समस्या हो जा रही है तो होम्योपैथी में उसी चीज़ को एज ए मेडिसिन यूज कर लिया जाता है। डी नाम की कोई ड्रग्स है, उससे आपको सी नाम का कोई सिम्टम्स हो रहा है तो सी सिम्टम्स के लिए डी नाम की ड्रग को एक स्टैंडर्ड वे में बना दिया जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे ध्यान में आता है कि आजकल बहुत ट्रेंड में है कि स्टेम सेल फ्रीज करने का चल रहा है आजकल ट्रेंड में। ये क्या है, स्टेम सेल क्या है और फ्रीज कैसे करते हैं और कराते क्यों हैं? ये मैं कहूँगा राम बाबू जी, जब आप शादी कीजिएगा तो अपनी पहली संतान का जरूर स्टेम सेल फ्रीज कराइएगा। अरे बड़ी जिम्मेदारी दे दी आप। ये कैसे होगा, कहाँ से कराएंगे? स्टेम सेल फ्रीज कराने का कॉन्सेप्ट ये है, पहले अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि हमें इस तरह से ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। स्टेम सेल में क्या है कि आपका बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, बाहर आया, आपने उसकी कॉर्ड से जो माँ के साथ उसका रिश्ता था, जुड़ा हुआ था, उसकी थोड़ी सी स्टेम सेल्स को निकलवाया और आपने स्टेम सेल सेंटर्स में, अलग अलग बड़ी बड़ी लैब्स हैं। पहले ये विदेशों में ज़्यादा होता था, इंडिया में कम था कल्चर, लेकिन अब धीरे धीरे करके इंडिया में भी, अपने यहाँ भी आ गया है। लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग करवा रहे हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा इससे? आपने सुना होगा ब्लड कैंसर की बीमारी, ल्यूकेमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना होगा। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ से जो हमारी इनिशियल, जैसे मैं बात करूँ कि बीज होता है, बीज से पूरा का पूरा पौधा तैयार होता है। तो अगर बीज में आपके पास बीज है और कोई पेड़ सड़ गया, पेड़ खराब हो गया, तो आप बीज से नया पौधा जैसे बना सकते हो, उसी तरीके से इसे सामान्य शब्दों में कहें तो अगर आपका स्टेम सेल स्टोर किया हुआ है, रखा हुआ है, तो अगर आपको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर इस टाइप से कुछ बीमारी हो रही है तो आप उसी की स्टेम सेल से या उसी से आप इधर अपने इलाज में मदद ले सकते हो। न कि आपको उसके चक्कर में आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का चक्कर काटना पड़ेगा, आपकी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और आपका इलाज उससे बेहतर हो पाएगा। खुद का की स्टेम सेल खुद को जब दी जाएगी तो उसकी कंपेटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है और इलाज और सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन की। अगर आपने का स्टेम सेल स्टोर नहीं है तो आप अपने जेनेटिकली सिमिलर कह लें, या फिर जैसे अगर कोई भी आदमी है तो उसकी बहन हो गया, उसका भाई हो गया, उससे हम कलेक्ट करते हैं, उनसे चेक करते हैं। उसमें फिर चेक किया जाता है कि किसकी कंपेटिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जिसका सबसे ज़्यादा मैच करता है उसका टिश्यू लेके, उसका बोन मैरो लेके फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर आपकी स्टेम सेल स्टोर है तो आपकी उस स्टेम सेल से लगभग आपका काम या काफ़ी हद तक आपको मदद मिल सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये हो गया कि हम किसी बीमारी को एज्यूम कर रहे हैं या सस्पेक्टेड है कि अगर हो सकता है उसके लिए हम फ्रीज कर सके। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो भूत की तरह आती है, जैसे लाइक रस्सी का सांप बन जाती है। कोविड, किसी को नहीं पता था कि ये भी कोई चीज़ होती है। मैंने तो पहली बार सुना था ये कोविड क्या है। उससे बहुत प्रभावित हुए, बहुत लोग प्रभावित हुए। उसके लिए वैक्सीन भी बनी, वैक्सीन पे बहुत सारी लोग अफवाहें भी उड़ी। तो ये जो अफवाह उड़ी कि लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है, हमने तो तीनों लगवा लिया। डॉक्टर साहब बड़ा डरा हुआ था उस टाइम। क्या ये सच है कि अफवाह है, वैक्सीन की नुकसान कर रही है या फायदा पहुंचा है लोगों को? नहीं, वैक्सीन नुकसान कर रही है ये सरासर अफवाह है।
जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हम ठीक हैं। हाँ, हम ठीक हैं। आप ही नहीं, मैंने भी तीनों डोज लगवाई है। अच्छा, हॉस्पिटल में काम करने की वजह से, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने की वजह से हमने भी फर्स्ट डोज, फिर दोनों बूस्टर डोज हमने भी लगवाई है। और आप ही नहीं, आप भी कई लोगों को जानते होंगे। आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ही पूछूं, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और अब वो नहीं रहे? मेरे ध्यान में तो डॉक्टर साहब कोई नहीं आ रहा। हाँ, तो कोई नहीं है। या फिर अगर सपोज कीजिए, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ भी है कि कोई नहीं रहा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने वैक्सीन लगवाई थी? ये वैक्सीन की वजह से हुआ, उसको कोई और दूसरी बीमारी नहीं रही होगी। तो ये कहना नॉर्मली लोगों के दिमाग में मिथ है, या कुछ कुछ चीज़ें जब एक साथ कई तरह की चीज़ें दुनिया में महामारी आई, हम लोग पहले टीवी में, मूवीज़ में, अलग अलग जगहों पे थोड़ी बहुत चीज़ें देखते थे, सुनते थे कि प्लेग पहले कभी महामारी होती थी, टीबी कभी महामारी होती थी, अस्थमा कभी दमा महामारी हुआ करती थी, इस तरह से चीज़ें। तो हम लोगों ने सबने नो डाउट एक्सपीरियंस किया, और हर घर ने, हर जानने वाले के यहाँ से 2 4 5 लोग, कुछ न कुछ लोग गए। तो डॉक्टर साहब, हम ये कहें कि जिस साइंस के लिए कुछ लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, पूरा जीवन दे देते हैं, उस साइंस ने एक वैक्सीन खोजा, और उस वैक्सीन पे लोगों ने इतने क्वेश्चन कर दिए, इतने भ्रांतियां फैला दी। मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर्स को, साइंस को बदनाम करने का एक साजिश था। अब या जिन लोगों ने ऐसा किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए, या कितना गलत है? जिन्होंने अगर इस तरह की अफवाहें या भ्रांतियां फैलाई हैं, तो ये तो गलत ही किया है उन्होंने, ये तो मैं कहूँगा ही। लेकिन वही है कि जब कोई भी एक चीज़ आती है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन में भी कुछ गलत हुआ है। वैक्सीन सभी लोगों के लिए सही तरीके से, जैसे आप लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल में नाम या क्लिनिकल ट्रायल वर्ड सुना होगा, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, 4 फेज के थ्रू सबसे पहले बना के फिर उसको लैब में टेस्ट किया गया। फिर मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बंदर हो गए, ड्रोसोफिला लैब्स वगैरह में माइस पे, इन सब चीज़ों पे प्रयोग करके, तो उसके बाद फिर लोगों पे जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए उसके बाद ही वैक्सीन्स आई। मानव पे, आदमियों पे उसका प्रयोग किया गया, उन पे चेक किया गया, उसके बाद ही वैक्सीन को आम जनता के लिए, सबके लिए लगवाने के लिए उसको एथोराइजेशन, वो चीज़ें दिखी। हाँ, कुछ लोगों ने सवाल ये जरूर उठाए थे कि इतनी जल्दी या इतने कम समय में कैसे बन सकती है। तो इसका उत्तर ये कहा जा सकता है कि नो डाउट थोड़ा सा जल्दी बनाई गई, लेकिन उसके कारण ये था कि ज़रूरत उसकी ज़्यादा थी। आपके घर में ही आपको ही ज़रूरत है कि आज पैसे की, या कल आपको सुबह बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, मान लीजिए आपकी जेब में आज पैसे नहीं है, या आपने कहीं और पैसे दे दिए थे, तो आप कोशिश करते हो घर किसी से फ़ोन करके मंगाओगे या किसी से मांगोगे। तो कुल मिलाकर कि अगर आपको ज़रूरत है तो जल्दी काम करने की कोशिश होती है, तो वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा लगाई गई, काम करने के घंटों को बढ़ाया गया, उसके बाद जाके वैक्सीन्स आई। और वैक्सीन जो है अभी तक मेरे हिसाब से तो सुरक्षित है और सबको ठीक ही फ़ायदा पहुंचा रही है। इसमें कोई मरने की बात, मारने की बात, या इसकी वजह से ये बीमारी हो गई या ये आदमी मर गया, ये कहना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक जन का कमेंट आया था जी, उसमें उन्होंने पूछा कि जेंडर ट्रांसप्लांट के बाद क्या गर्भधारण किया जा सकता है, क्या कंसीव कर सकती हैं महिलाएं? और जेंडर ट्रांसप्लांट पुरुष और महिला दोनों लोग करा सकते हैं, तो कैसे करा सकते हैं? एक्चुअल में जेंडर ट्रांसप्लांट के बाद जो आपने कहा गर्भाधारण, ये संभव नहीं है। एक्चुअल में जेंडर ट्रांसप्लांट शब्द ही अगर सही मायने में कहूँ तो ये सही शब्द नहीं है जी। जेंडर ट्रांसप्लांट की जगह पे सही शब्द है जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी जी, GRS, या जेंडर अफर्मिंग सर्जरी जी। एक्चुअल में आपने सिंड्रोम का नाम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, अलग अलग टाइप के। तो होता क्या है, दिख रहा होता है हमको सामने से है पुरुष, लेकिन वो अंदर से महिला होती है। इसी का उल्टा, दिख रहा होता है महिला, होती है पुरुष। अभी जो आपने कहा, ये जो जेंडर अफर्मिंग सर्जरी है, ये मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल दोनों होती है। दोनों ही केस में आप समझ सकते हैं, अगर मेल है उसको फीमेल करना है तो उसके कुछ पार्ट्स हैं उनको आपको चेंज करना है, वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाना है। उसी तरीके से फीमेल के केस में वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाना है। अच्छा, ये करते क्यों हैं लोग या करवाते क्यों हैं, इसका क्या कारण है क्या कि सामने से दिख रहा है हमको कि लड़की चली आ रही है, लेकिन अंदर से वो लड़का है। हमने सामने देखा उसका फिजिकल अपीयरेंस। तो जो एक हमारी आज की डेट में सोशल लाइफ है, आदमी कहीं भी आ रहा है, जा रहा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि मैं अंदर से जो भी हूँ, मुझे पता है कि मेरी, क्या बोल सकते हो आप, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी
मेल या फीमेल की है, लेकिन जो मुझे मेरे कुछ क्या बोल सकते हैं आप, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से, हाँ गड़बड़ी की वजह से जो भी मुझे बनाया गया है, अगर 80% मैं मेल हूँ तो मैं अपने आप को मेल की तरफ ही फिजिकली अपीयर करा लूँ, दिखाने लगूँ, या अगर 80% 70% फीमेल हूँ तो जो कुछ मेरे अंदर मेल वाले गुण आ गए हैं उन चीज़ों को हटा के मैं मेल बन जाऊँ। तो ये चीज़ है। तो जेंडर अफर्मिंग सर्जरी मतलब जिस जेंडर का जिस तरीके से आदमी अंदर से वैसे उसको बाहर से दिखाने का काम है। जी। तो क्या इसमें संभव है कि आपने कहा कि कंसीव नहीं कर सकते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या फीलिंग आती है या फीलिंग भी नहीं आती है ऐसी? नहीं, फीलिंग कैसे आएगी? देखिए मुन्ना भाई MBBS देखा होगा, केमिकल लोचा जी। ठीक, सारा कुछ हार्मोनल कंट्रोल है। हाँ हाँ। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन जी जी। सिस्टम सारा का सारा काम कर रहा होता है। आपने बॉडी पार्ट्स तो बदल दिए हैं जी। लेकिन क्या आप हार्मोनल चेंज भी कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, आपने चीज़ें छोटी बड़ी कर दी हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेल से फीमेल हो गया है, ठीक है, फीमेल से मेल हो गई है जी। और सारी की सारी चीज़ें आपको पता है फीमेल्स में 30 डेज में उनके पीरियड्स होते हैं। आपने केवल सर्जरी करके कुछ बॉडी पार्ट्स को इधर उधर किया है तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मुझे नहीं लगता कि उनमें आएगी। तो वो सारी चीज़ें कहने के लिए ख्याली पुलाव हो सकता है। मेन जो मैंने आपको कहा कि वो बस आपका एक समाज में एक आइडेंटिटी के लिए और एक आप अंदर से आपको हीन भावना न लगे या सामने वाले 4 लोग आपको देख के उनको दिमाग में कुछ शक न हो, तो उस चीज़ के लिए काम करती है ये सर्जरी या ये तरीका ये कही। और इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। इसमें आपको अच्छा खासा सर्जन भी चाहिए होता है, हेमेटोलॉजी का भी बंदा चाहिए होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी चाहिए होता है, कई पूरे के पूरे कई सारे एनेस्थीसिया के लोग, बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जन होते हैं जो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को यहाँ से वहाँ कर सकें। तो कई सारे लोगों की टीम और कई लेवल पे जाके ये काम हो पाता है। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि बदलते मौसम में बीमारियां बहुत फैलती रहती है, जिसमें से प्रमुख बीमारियां जो हैं ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां फैलती हैं। तो जो मलेरिया है इसका क्या है लक्षण, बचाव कैसे बचें, कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने सही कहा कि जैसे जैसे मौसम बदलता है जी, ठंडी का टाइम आएगा जी, आपको सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा होगी, सांस की समस्याएं जी, बढ़ने लगेंगी। गर्मियों के टाइम में गर्म हवाएं चलती हैं, वो चीज़ें चलती हैं तो लोगों को लगता है वात रोग वाले जिनका हड्डी उड्डी वाला दर्द है उन्हें लगता है कि थोड़ा सा ठीक है। वहीं ठंडक में वो बोलते हैं कि अरे हमारी हड्डी जकड़ी हुई है, हमारी हड्डी में जकड़न है। दूसरी अभी जैसे आज की या इस समय की मैं बात करूं तो लोगों में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बहुत सारे लोग, आप भी शायद सुन ही रहे होंगे, मुझे भी लोग पता चलता है कि हाँ आज इनको डेंगू हुआ है, उनको डेंगू हुआ। तो समय के साथ जैसे लोग कूलर चला रहे थे, भी नॉर्मली कहूँ अभी तो लगभग हर घरों में एसी आ गए हैं, कूलर चला रहे हैं लोग, पानी भरा हुआ है उसमें डेंगू वाले मच्छर या इधर उधर अगल बगल, ये मलेरिया के लिए भी काम आ जाएगा। डेंगू के मच्छरों के लिए तो यह है कि आपके हाथ पाँव में यहाँ वहाँ भी काट सकते हैं, उनके लिए। मलेरिया के मच्छरों के लिए स्पेशली पानी में अच्छे खासे गंदगी में लोग टायर वगैरह गाँवों में यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा है या कुछ भी ऐसे ही चीज़ें फेंकी हुई हैं तो उन सब में उनके अंडे और मच्छर पनप सकते हैं। तो वो अगर आपको काट रहे हैं तो आपको उनसे बीमारी हो सकती है। अच्छा, मलेरिया में क्या है, आपको ठंडी देख के जाड़ा के साथ में अच्छी खासी कपकपी वाली बुखार आती है। डेंगू में आपको शुरू में तो समझ में नहीं आता है, शुरू में आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट खुद से चल के आता है, अपना ब्लड टेस्ट कराता है, उसको लगता है कि आई एम वेल एंड फिट एंड फाइन, बट जैसे ही उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो समझ में आता है कि नहीं, इसका तो प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम है, या आपके इनका सीरम आईजी और सीरम आईजीएम लेवल और जो भी इसके डेंगू के आपके मार्कर्स हैं ये काफ़ी कम हो गए हैं, या फिर ये डेंगू की तरफ इशारा कर रही है बीमारी। तो उसमें मरीजों को या तो भर्ती कराया जाता है या कभी कभी दवाओं से भी काम चला लिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके लक्षण क्या हैं। डॉक्टर साहब, युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज होता है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी सबसे ज़्यादा क्रेज होता है कि आजकल पढ़ाई में लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल के फील्ड में वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। मेरा ये सवाल है आपसे कि जो मेडिकल के फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हैं, सपने लेके जाते हैं, तैयारी करते हैं और नहीं सफल होते हैं, नहीं डॉक्टर बन पाते हैं, उनके लिए कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको करने से वो स्वास्थ्य विभाग में सहयोग कर सकते हैं और उनकी कितनी भूमिका उनमें हो सकती है सफल? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि सही बात है, सभी लोग बायोलॉजी वाले हैं तो वो MBBS बनना, BDS बनना चाहते हैं, लेकिन जैसा हर चीज़ों में होता है कि सभी लोग एक ही चीज़ नहीं बन सकते, सारे के सारे ही IAS नहीं हो सकते।
तो अगर MBBS या BDS नहीं हो पाते हैं तो उसके तुरंत बाद की हम बात करें तो आप होम्योपैथी के आयुर्वेद में, अभी आजकल आयुष में, जी इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो आप, एक तो आपका पब्लिक हेल्थ का सेक्टर आजकल काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है, कई तरह की पॉलिसीज बन रही हैं, पॉलिसी मेकिंग में आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट जी MPH करके कोर्स होता है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, जी मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, MBA इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सॉरी MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये होता है। इसके अलावा जिनको कोर साइंस में रुचि है, लाइफ साइंस में जाना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप रिसर्च के थ्रू अलग अलग बीमारियों पे, इन सब में जैसे भी वैक्सीन की बात हो रही थी, तो नॉर्मली कहूँ वैक्सीन साइंटिस्टों के पैनल्स ने या मेडिकल साइंटिस्ट कर लूँ या डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई, फिर लोगों को लगाई गई, वो डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किया, फिर अलग अलग लोगों ने लगाई। तो कुल मिला के इन सब फील्डों में, इन सब जगहों पे आदमी जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि मुझे पैरामेडिकल में जाना है। उस टाइम मुझे समझ नहीं थी कि पैरामेडिकल क्या होता है। मुझे मेडिकल के क्षेत्र में सिर्फ एक चीज़ दिखाई पड़ती थी, वो डॉक्टर था, और मेरे भी मन में यही रहता था कि अगर बना जाए तो डॉक्टर बना जाए, लेकिन उसका पहले से ध्येय था कि मुझे पैरामेडिकल में जाना है। पैरामेडिकल क्या होता है और इसकी पढ़ाई कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लाइक मेडिकल के फील्ड में इनका सहयोग क्या क्या होता है? देखिए, पैरामेडिकल और नर्सिंग जी। जो अभी हमने बात की थी उसमें शायद ये दो बातें छूट गई थी। जी जी पैरामेडिकल में जैसे आजकल, पहले क्या था, एम्स हम सुनते थे तो एम्स के नाम पे हमारे दिमाग में दिल्ली नाम याद आता जी था। जी आज भी वो भारत का, या कह सकते हैं दुनिया का अच्छा सेंटर है, हॉस्पिटल है। आज की डेट में बहुत सारे एम्स खुल गए, मुझे एकदम से नंबर नहीं पता है, लेकिन अब अपने यहाँ अगर इधर की बात करें तो SGPGI जो है एम्स की रैंक का ही हॉस्पिटल है, प्लस अपने यहाँ रायबरेली में, गोरखपुर में दो तो एम्स हैं, उधर पटना में है, दिल्ली में है, और लगभग अब हर स्टेट्स में कई जगहों पर हैं। तो इन सब जगहों पे, इसके अलावा ये सारे के सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इन सब जगहों पे OT टेक्नीशियन का आपने नाम सुना होगा। जी रेडियोलॉजी में जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन जी होते हैं। ब्लड कलेक्शन वगैरह का काम जो कर रहे होते हैं, जी मेडिकल लेबोरेटरी जी पैथोलॉजी टेक्नीशियन, जी जी DMLT, जी जी ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के टेक्नीशियंस अलग अलग, उसमें एक्सरे में हो गए, रेडियोग्राफी में हो गए, ऑपरेशन थिएटर में हो गए, ये कई तरह के कोर्सेस हैं। इन सब में ये सारा का सारा ये पैरामेडिकल वाला स्टाफ आ जाता है। पैरामेडिकल के अलावा ऐसे ही नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग सिस्टर्स, अब तो अभी कुछ था, कुछ शायद आपत्तियां हैं, कुछ लोगों ने कुछ क्लेम वो किया था, अब नर्सिंग ऑफिसर्स उन सबको बोला जाता है, पहले नर्सिंग सिस्टर्स या नर्सिंग स्टाफ कहा जाता था। ये तो नर्सिंग सिस्टर पहले था और अब नर्सिंग ऑफिसर हो गया है, तो दोनों के काम में कोई परिवर्तन है, अंतर हुआ है, या सिर्फ नाम ही परिवर्तित नहीं, हुआ बस नाम ही परिवर्तित हुआ है नर्सिंग सिस्टर्स को। तो अब नाम परिवर्तन से क्या लाभ है? यहाँ पे नाम परिवर्तन से क्या लाभ है कि उनको सिस्टर बोला जाता था, अब ऑफिसर बोला जाता है, तो इससे काम में कितना प्रभाव पड़ेगा? काम में एक्चुअल में देखिए, काम में कोई खास प्रभाव ऐसा नहीं है कि नाम बदल जाने से अब काम बहुत अच्छा हो जाएगा, और पहले नाम दूसरा था तो काम खराब होता था क्या कि नर्सिंग सिस्टर, अब सिस्टर आप मेल को भी बोल रहे हो, फीमेल को भी बोल दे रहे हो, जैसे मैडम सर बोल दिया, मैडम सर होता है। जी 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 तो थोड़ा सा ये, और प्लस एक चीज कि जब से हर लोगों को भैया डॉक्टर साहब हैं, ठीक, अभी आपने ही शुरू में कहा था कि डॉक्टर भगवान का रूप है, माँ होती है, डॉक्टर होते हैं, तो सभी लोगों को, सब नर्सिंग स्टाफ जो भी होता है, हर जगह पे आप देखते हैं वो बार बार एक एक चीज़ की, आपकी छोटी से छोटी चीज़, आपका चद्दर बदलने से लेके आपको वोमिट कराना, आपको इंजेक्शन देना, दवा देना, जो काम शायद घर के अपने खुद के लोग एक बार करने में संकोच करें या दिक्कत करें, वो सारा काम वो कर रही हैं। आपको सुविधा, आपका ख्याल, आपकी देखभाल इतने अच्छे से कर रही हैं। और थोड़ा सा अगर उनको सम्मान सूचक शब्द से, हम ही हमारे घर में ही हमारे झाड़ू पोछा करने वाले, या कोई हमारे काका, रामू काका हैं, या कोई भी हैं, अगर उन्हें प्यार से रामू काका बोल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा काम नहीं करेंगे, और हम उनको थोड़ा सा वैसे बोलेंगे, ये रामू झाड़ू लगा दो, तो वो नहीं लगाएंगे। लेकिन सारी दुनिया प्रेम और मोहब्बत से चलती है। अगर हम उन्हें प्रेम से अच्छे शब्द बोलेंगे, अगर नर्सिंग ऑफिसर एक बोलने में, कहने में, सुनने में हर तरीके से अच्छा लगता है, तो इससे ये है कि हम सोच सकते हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी, बाकी और कोई बहुत फर्क नहीं है। जी जी इसी से संबंधित डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी शोध किया है
आप एक वैज्ञानिक भी हैं साथ साथ में, तो ध्यान में क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक किसी को बनना हो, मन में ख्याल आता है कैसे बन सकते हैं, क्या करना ज़रूरी होता है इसके लिए, और पढ़ाई क्या क्या करना होता है, किस फील्ड से क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक बनने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखिए, वही एक 10+2 में इंटरमीडिएट में हमने बायोलॉजी लगभग ली, अब तो मैथ वाले भी लोग आ ही जा रहे हैं। जी। उसके बाद आपको लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, जी, बायोकेमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट्स में, इन सब में आप एमएससी कीजिए, बीएससी कीजिए। उसके बाद आपको पीएचडी कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद भी अगर आप पोस्ट पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप उस टाइप से भी लोग जाके, विदेशों में भी अच्छा खासा लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग मॉडल ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं लोग। अब तो पीएचडी हेल्थ साइंस में भी, बायोमेडिकल साइंस में भी अच्छे कई सारे इंस्टीट्यूशंस में होने लग गई है। तो आप वहाँ से पढ़ाई करके, स्पेशली मेडिकल साइंस में शोध या मेडिकल साइंस में बायो मेडिकल साइंटिस्ट या मेडिकल साइंटिस्ट की आप बात करें, ये बन सकते हैं। जी, ये मेडिकल के क्षेत्र में साइंस का जो है रिसर्च होता है, जो आजकल तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं कि जो पेशेंटों पे रिसर्च होता है, ये क्या रोल है, शोध का क्या रोल है, पेशेंट के ऊपर कैसे शोध करते हैं, इससे कितना प्रभावित होते हैं पेशेंट जो भर्ती होते हैं, जो इलाज कराने आते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता है कि मेरे ऊपर तो शोध शुरू हो गया है। उनको बाद में ये चीज़ ज्ञात होती है कि शोध भी हो रहा है मेरे ऊपर, हम तो इलाज कराने आए थे, डॉक्टर साहब हमारे ऊपर शोध करने लगे, पहले मुझे भर्ती ही नहीं कर रहे थे और भर्ती कर लिए तो छोड़ ही नहीं रहे। मतलब ऐसा कंडीशन आ जाता है। रिसर्च नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ कि ऐसा? अगर डॉक्टर ने मरीज को भर्ती कर लिया तो शोध की वजह से मरीज को नहीं छोड़ा जा रहा है या उसकी वजह से मरीज को ज़्यादा दिनों तक रखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जांचें जो बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ जांचें भी नहीं बढ़ाई जाती हैं। देखिए, 2-3 तरह की चीज़ें हैं। जैसे बीमारी ही हुई, थोड़ा सा, जैसे मैं इससे थोड़ा सा हट के बात करता हूँ, थोड़ा सा साइंस की बात होगी कि एक होता है जीन, एक होता है इन्वायरमेंट हमारे आसपास का, एक होता है टाइम। जीन, इन्वायरमेंट और टाइम, तीनों चीज़ों का एक समय पे एक आदमी पे क्या असर पड़ रहा है, दूसरे आदमी पे क्या असर पड़ रहा है, या कोई भी आदमी दूसरी जगह पे उस पे क्या असर पड़ रहा है, इन सब तीनों चीज़ों का कलेक्टिवली अलग अलग असर होता है। इसीलिए आजकल एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या इंडिविजुअल मेडिसिन या ऐसा मेडिसिन या ऐसी पैथी या ऐसा इलाज जो उस बंदे के लिए कारगर हो, उस चीज़ पे काम करने की तरफ सारी दुनिया सोच रही है। या नॉर्मली आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी को थोड़ी सी खांसी जुकाम होती है, उसको 10 दिन में ठीक होती है, किसी को 2 ही दिन में ठीक हो जाती है, कोई 10 दिन तक दवा खाता है तो भी नहीं ठीक होता, कोई तुरंत ठीक हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी अलग अलग है। इसी तरीके से बीमारियों में अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग मार्कर्स होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारे पैटर्न में, हमारे शहर में, हमारी लोकेलिटी में, अभी जैसे इधर की हम अपने यहाँ लखनऊ की बात करें या इस तरफ की बात करें तो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन, और केवल इतना ही नहीं, लखनऊ के अलावा भी हमारे यहाँ नेपाल तक से लोग, कुछ लोग बिहार से भी, काफ़ी रीवा, एमपी के भी कुछ साइड के कई सारे बंदे यहाँ लखनऊ में, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। हाँ। तो काफ़ी बड़ी आबादी है इधर की पूरी। तो इन सब में कोई भी एक स्पेसिफिक बीमारी है, कभी कभी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी, जैसे अभी आज के समय में डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है, कभी गोरखपुर साइड में उस तरफ ये जापानीज इंसेफेलाइटिस वगैरह कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे बढ़ती थी। कोविड-19 एक समय पर आया, तो कोई बीमारी ज़्यादा हो गई या नहीं आया या कम हो जाए, या उसका क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। या हमारे वाले केस में, या आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे अभी मैं सीतापुर की बात करूँ तो सीतापुर में गन्ने की मिल काफ़ी सारी हैं। तो हमारे यहाँ ओपीडी में जो पेशेंट्स आते थे कुछ सांस वाले लोगों के, तो उसमें वो बताते थे कि वो गन्ने की उसमें पेराई करते थे, उन सब में इन्वॉल्व होते थे, तो थोड़ा सा उनको दिक्कतें ज़्यादा हुई। कोयले की खदानें जहाँ पे हैं, जहाँ पे काफ़ी सारा इंडस्ट्री वाला काम, धूल धुआं मिट्टी गंदगी उड़ रही है, उन लोगों को सांस वाली समस्याएं और तरह की उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं। तो ये हमें पता करने की कोशिश होती है। और प्लस उसके अलावा कुछ केमिकल रूप में, या हम लैब में जाके कुछ उनके रक्त के नमूनों से या अलग अलग चीज़ों में टिश्यू निकाल के, टिश्यू में देख के समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। कोई ऐसा मार्कर ढूंढ लें या कोई ऐसी तकनीकी ईजाद कर लें या कुछ ऐसा पता कर लें जिससे इनके इलाज में आने वाले समय में, या आज के नहीं मरीजों को तो आज के 10 साल बाद वाले मरीजों में, या इस तरह के मरीजों को भविष्य में हमारे शोध से, हमारे काम से कुछ फ़ायदा मिल सके, इसलिए रिसर्च होती है। रही बात जो आप कह रहे हैं टेक्स्ट एक्स्ट्रा लिख दिए जाते हैं, तो जैसे एक
चीज़ है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि उनमें सारा कुछ टेस्ट या जो भी सारी चीज़ें कराई जाती हैं, इवनली जो अच्छी कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल कराती हैं वो कंपनियां मरीजों को अपने घर से हॉस्पिटल तक आने, हॉस्पिटल से घर तक जाने तक का भी पैसा देती है। बहुत सारा अमाउंट नहीं, लेकिन एक जो मिनिमम अमाउंट लगता है 1500 200, जिसकी जो डिस्टेंस होती है एक मोटा मोटा अमाउंट सेट कर देती है कि 500 रुपये हर एक विजिट पे डॉक्टर या क्लिनिकल ट्रायल वाली कंपनी पेशेंट को देगी, क्योंकि वो वहाँ से हमारे लिए आ जा रहा है। दूसरी बात, ज़्यादा टेस्ट लिखने की बात नहीं होती है, नॉर्मली वही टेस्ट कराए जाते हैं। अब जैसे कोई लंग कैंसर किसी को नहीं है और मेरी स्टडी लंग कैंसर पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी पेशेंट को उठा के उसका ब्रोंकोस्कोपी कर दूंगा या किसी का भी मैं सीटी स्कैन कर दूंगा, किसी का भी मैं एमआरआई कर दूंगा। हर चीज़ की अपनी एक कुछ सारी की सारी इथिकल इश्यूज होते हैं, हर एक चीज़ की अपनी गाइडलाइन है। कोई भी स्टडी अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में होती है तो उस इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी से वो स्टडी पास भी होती है, उसी प्रोटोकॉल में रह के उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो स्टडी की जाती है और उसमें पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मरीज को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मरीज को अनायास परेशान ना होना पड़े, ना मरीज का ज़्यादा समय ले। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय को हमें इतना दिया, समय उस समय में से निकाल के इतना महत्वपूर्ण समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत मैं और मेरी पूरी टीम, प्रत्यक्षदर्शी समाचार की पूरी टीम तहे दिल से आपको धन्यवाद देती है। साथ ही स्वास्थ्य दर्शन कार्यक्रम जो हम लोगों ने अभी तक किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसलिए इस बारे में यही कहूँगा कि प्रत्यक्षदर्शी समाचार का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके श्रोताओं को, प्लस आपके चैनल्स को। आगे बढ़े, लोगों में जन जागरूकता बढ़े, लोगों को अच्छी जानकारियाँ मिलें, और मेरा यही आपके लिए शुभ आशीर्वाद है, या फिर मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से कि आपका समाचार लोगों तक पहुँचे, अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को मुहैया करा सकें, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं, लोगों की जो रियल में प्रॉब्लम्स हैं उनको उठाएं, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। एक बार पुनः आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे एक प्रयास, हम लोग के प्रयास, पूरी टीम के प्रयास से एक कार्यक्रम, स्वास्थ्य दर्शन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसमें आप जुड़े और इतना अपना अमूल्य समय हम लोग को प्रदान किए, जिसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने ऑडियंस से, अपने दर्शक से ये गुजारिश करते हैं कि हर बुधवार शाम 5 बजे आप यह कार्यक्रम देखना ना भूलें, जिससे आपको स्वास्थ्य की सभी जानकारी मिलती रहेगी। एक नए सेगमेंट में आपसे मिलेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपको आपका उत्तर दे सकें, उसका जवाब दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।